आज हम आपके लिए लाए हैं RO का जो पेपर होने वाला है उसका तीसरा पार्ट क्विक रिवीजन का मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक उठाया गया है और एक दो दिन में पॉलिटी का भी सीरीज शुरू हो जाएगा। इस क्रम में हम आज तीसरा देखेंगे और RO और BPSC को बिहार PCS परीक्षा जो 23 जनवरी को है उसको रखकर ध्यान में रखकर UKPSC उत्तराखंड की जो PCS की परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार झा हूं और आपके लिए एस्गार्ड यूट्यूब चैनल पर मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो मॉडर्न हिस्ट्री का है और मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे कि हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और किताबों में पढ़ने से ये जल्दी याद नहीं होते हैं। क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन टॉपिक इस समय सीरीज चल रहा है हमारा, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांग्रेस के से अलग होकर एक संस्था बनी जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, उसके बनने की थोड़ी सी पहले की स्टोरी जानेंगे और उसके बाद देखेंगे उसने बनने के बाद क्या किया है। सबसे पहले आप देखेंगे जो भी बिहार में समाजवादी दल एक बना, उसके बाद पंजाब में एक समाजवादी दल बना। तो बिहार में समाजवादी दल 1931 में बना है, पंजाब में समाजवादी दल 1933 में बना है। बिहार के समाजवादी दल के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और पंजाब समाजवादी दल के जो संस्थापक थे वो प्रोफेसर बृजपाल थे। इस तरह करके प्रदेश में 2 प्रदेश से पहले समाजवादी दल का गठन हुआ है। बाद में 1934 में बंबई में ये दोनों सभी लोग मिलकर वहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल का स्थापना किया, मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इनके जो ये पार्टी है उसमें एक तरह से कहेंगे आप तो विलीन हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं तो संस्थापक यहाँ पे ये जो आइडिया दिया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो समाजवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी है। उससे पहले 2 पार्टी बनी है जिनका नाम पंजाब समाजवादी दल और बिहार समाजवादी दल था। 1931 में बिहार, 1933 में समाजवादी दल पंजाब की। ये दोनों के विलीन होने पर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी है। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कूट वाले प्रश्न आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। हालांकि इसमें सभी नेता वही हैं और सभी एक जगह एकजुट आकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये बना क्यों था, इसके पहले की थोड़ी सी स्टोरी जान लीजिए। एक्चुअली में हुआ ये था कि जो कांग्रेस का शिष्टमंडल था, प्रतिवेदन आवेदन और नीतियां बनाने का जो कार्यक्रम उनका था देश को आज़ाद कराने के लिए या ब्रिटिश सरकार के साथ रहकर यहाँ पर औपनिवेशिक काल में ही अपने सत्ता को धीरे धीरे हासिल करने का जो प्रयास था उनका, उससे कुछ उन्हीं के अंदर ऐसे दल के कुछ उन्हीं के दल के कांग्रेस दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के ऐसे कुछ नेता थे जो उनके इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा से, कार्य करने के नीतियों से सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उनके द्वारा हटके ये संस्थाएं बनाई गई हैं। आज हम जितनी भी संस्थाएं देखेंगे वो कांग्रेस के हटकर बनाई गई है, लेकिन पूर्ण रूप से कांग्रेस के विरोधी नहीं है, वो हमको बीच बीच में बताता चलूंगा। तो ये कांग्रेस से हटकर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, ये सब इनसे हटकर एक अपनी संस्था बनाया जो आप पढ़ रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आइए देखते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ा था। कांग्रेस समाजवादी के प्रमुख नेता जो थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, ये वही अशोक मेहता हैं जो आप पॉलिटी में पढ़े होंगे पंचायत में। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसमें से आप किसी का नाम न जानते हो तो कम से कम 2-3 लोग का नाम तो आपको एक कंपटीशन एस्पिरेंट होने के नाते, प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी होने के नाते आपको जानना चाहिए, जिसमें जयप्रकाश नारायण है, अशोक मेहता आपको पता ही होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनको तो आपको जानना ही चाहिए। समाजवादी पार्टी जो आपके यहाँ की है उनके संस्थापक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण 1978-76 का जो सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है, उस समय जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध, कांग्रेस की पार्टी के विरुद्ध किया गया था, जयप्रकाश नारायण उसके नेतृत्व करने वाले एक नेता थे। उसके बाद आपने 2013-14 में देखा, आई थिंक 2013 में अन्ना हजारे दिल्ली में रामलीला मैदान पे, उससे पहले जयप्रकाश नारायण का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। तो ये 2-3 नेता हैं, इनके बारे में आप जानें। एक अच्छे नेता थे जो देश को एक समग्र विकास पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। समर्थन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 1929 से लेकर 1940 के बीच में इनका बहुत ही रुतबा था कांग्रेस में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इनके सक्रिय सदस्य नहीं थे, ये याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? अगर इनका नाम आ जाए तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर टिक मारिएगा, क्योंकि ये सदस्य नहीं थे, सक्रिय नेता नहीं थे, ये केवल समर्थक थे। उसके बाद हम देखते हैं इस पार्टी का नीति क्या था। इस पार्टी की नीतियां बहुत स्पष्ट थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को पूर्ण आजादी मिले, ये इनका पहला पॉइंट था।
जितने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद जहां भी भारत के जिस क्षेत्र तक फैला है, पूर्ण आज़ादी इनको चाहिए था, उसमें किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं था। दूसरा, भारतीयों को अपने भविष्य के लिए स्वतंत्रतापूर्वक संविधान बनाने का अधिकार मिले, जिससे वो अपने देश के हर चीज़ों को जान सके, ये भी इनका एक पॉइंट था। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाजवादी व्यवस्था लागू हो। इस पूरे क्रम में आज के इस टोटल वीडियो में, आज के टोटल इस क्लास में आप देखेंगे कि जो इन लोगों ने मांगा था उसका कोई भी पॉइंट किसी भी प्रकार से आज वास्तविक वर्तमान स्थिति में आपको प्राप्त नहीं है। धीरे धीरे हम उसको बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाजवादी व्यवस्था लागू हो, निजी संपत्ति का उन्मूलन हो ताकि समाज के दो वर्गों में व्याप्त खाई को पाटा जा सके। निजी संपत्ति, ऊंच नीच वाली बात कर सकते हैं। एक निजी संपत्ति के मार्फत से ये भी कर सकते हैं कि एक अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है और एक सामान्य वर्ग है, उनके बीच का बंटवारा हो सके। ये सारी चीजें ये अपने हिसाब से चलाते थे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस समाजवादी जो भी थे, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो भी थे, इन्हें कांग्रेस के लोग बोलते थे, कांग्रेस समाजवादियों को बोला जाता था। इन्हें रूस के उपग्रह, ये रूस की क्रांति या इन सब चीजों से जोड़ के इनको देखा जाता था और रूस के उपग्रह की संज्ञा दी जाती थी। ये बात इसमें है। लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली एक संस्था थी, एक प्रभावशाली पार्टी थी। इसके पीछे की कुछ और है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने समर्थन किया है कांग्रेस का। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य थे वो हिंदू मुस्लिम एकता को अस्थायी समझौता मानते थे और जिन्ना को राष्ट्र विरोधी और एकता के लिए सबसे बड़ा घातक कहते थे। ये समाजवादी लोग का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे। कांग्रेस का पूर्ण रूप से इन्होंने साथ दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में और इनका प्रभाव ही था जो लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937, इन दोनों अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा अच्छे अच्छे विधेयक, 1935 के अधिनियम को इन्होंने विरोध किया था, 1935 के अधिनियम का। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 1935 का अधिनियम जहां भी आपने लिखा होगा, नोट्स बनाया होगा, वहां आप एक अलग पॉइंट में लिख लीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जो अक्टूबर 1934 में बनी है, इसने 1935 के अधिनियम का विरोध किया था। कभी कभी लॉजिकली क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है और विश्वास मानिए बीपीएससी में आपके फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन घुमा के होंगे। आरओ में उतना घुमा के नहीं होगा, फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर तथ्य पर प्रश्न आधारित होते हैं। तो ये 1935 के अधिनियम का विरोध किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थक थे, हिंदू और मुस्लिम एकता को अस्थायी समझौता मानते थे और जिन्ना को ये राष्ट्र विरोधी मानते थे। तो आप समझ ही सकते हैं आगे जाके पाकिस्तान बंटवारे पे इनका क्या रहा होगा रुख। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर थी और इसके हिसाब से इनका प्रभाव था, जिसके वजह से लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937 में फैजपुर अधिवेशन में कृषि कानून के लिए इन्होंने बात किया था। प्रांतीय विधानमंडलों में जाने के लिए जो कांग्रेस का प्रांतीय विधानमंडल आप 1937 का पढ़े होंगे, उसमें जो चुनाव हो रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा थी, एक अपनी नीतियाँ थी इनकी। और इसके अलावा जो हम देखते हैं तो ये वामपंथी कुछ ऐसे दल हैं जो वामपंथी दल हैं और वामपंथी दलों के द्वारा अलग तरीके से ये आज़ादी की मांग कर रहे थे। उस पर केवल हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि कौन कौन सी संस्था किसके द्वारा संस्थापित की गई है, क्योंकि ये प्रश्न फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। आपको संस्था से प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप निश्चिंत रहें। और संस्था से प्रश्न जो ऐसे उलझा के पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज होंगे, आपका मन दो पे जाएगा, दो ऑप्शन पे आपका मन जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से आप समझ के, कुछ मैं लॉजिकली उसके पीछे बताते चलूंगा, आप जैसे हो सके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। फॉरवर्ड ब्लॉक मार्च 1939 में हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ है। ये तो आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस के जो जितने भी बिंदु हैं उनको आप पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक उसमें मिलेगा। और इन्होंने अलग हटके 1938-39 में जब ये कांग्रेस से अलग हुए थे तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज और बहुत सारे इनका वो था। 1944-45 में इनका देहांत हो गया और ये सारी चीज़ें आप अलग से सुभाष चंद्र बोस पे पढ़िए। उसके बाद दूसरा है भारतीय बोल्शेविक पार्टी थी 1939 में, ये बंगाल में हुआ था। मजूमदार एंड दत्त मजूमदार इनके संस्थापक हैं और इनके जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता आपसे पूछा जाता है इसलिए आप इसे याद रखें। अजीत राय, शिशिर राय, विश्वनाथ दुबे, ये इनके प्रमुख नेता थे। और राष्ट्र में विदेशी चंगुल से मुक्त कराना, राष्ट्र को, भारत को विदेशी चंगुल से मुक्त कराना और भारतीयों को, समाज को जो वर्ग भेद है, ऊपर नीचे, ऊंच जात और छोट जात और ये सब जो बोलते हैं पूंजीपति, इन सब चीज़ों से दूर करना था। ये दो इनके उद्देश्य थे और अजीत राय, शिशिर राय, विश्वनाथ दुबे इनके प्रमुख नेता थे। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी 1940 में बनी। एम.एन. राय, जो आप जानते होंगे इनको, संविधान में भी आप देखेंगे, एम.एन. राय, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका अंग्रेजी में नाम है दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है हिंदी में तो द अतिवादी लोकतंत्र दल, अतिवादी लोकतंत्र दल का ही अंग्रेजी है दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी।
चौथा है वोल्शेविक लेजिनिस्टिक पार्टी थी, जो इंद्रसेन और अजित राय, ये सारी जितनी भी पार्टियां हैं ये आप देख रहे हैं, ये सब नीचे की पार्टियां जो है बंगाल में है। एक आपका कानपुर में हुआ है ये वाला आचार्य, मोस्ट फेवरेट मेरी भी पार्टी है ये। आप भी इसको ढंग से पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, जो ये डिमांड कर रहे थे बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाती। मैं हिंसा के खिलाफ, मैं हिंसा के साथ नहीं हूँ, अहिंसा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इनकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी जो बेहतरीन थी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में, भारतीय साम्यवादी दल जो था 1942 में, इनके संस्थापक थे सोमेंद्रनाथ टैगोर। और इसके बाद सबसे बड़ा आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई है, संस्थापक और सन, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना हो तो थोड़ा आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। और प्रमुख नेता कभी कभी ज़्यादा पूछ दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। विश्वास के साथ इसे करें, कोई उतना परेशानी वाली बात नहीं। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को HRA बोला जाता था। 1924 में ये कानपुर में गठन हुआ है इसका। संस्थापक इनके थे सचिंद्रनाथ सैनाल, योगेश चटर्जी। सबसे ज़्यादा इसका जो पूरा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो चरम सीमा है, जो पूरी तरह से ये प्रख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए कभी कभी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है कि ये संस्थापक इनके चंद्रशेखर आज़ाद होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो प्रमुख नेताओं में है इनके। आप प्रमुख क्रांतिकारी में देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा के बारे में जान लीजिए। भगवती चरण बोहरा की वाइफ भी इसमें समर्पित थी और सारी क्रांतिकारियों का खान पान, इस सब का रहन सहन देखने का काम करती थी। तो ये भी एक तरह से राष्ट्र के हित में कार्य था। चंद्रशेखर आज़ाद, ये जितने भी लोग थे ये बाद में जाके हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन इसी में नाम जोड़ देंगे। एक बार और इसका वीडियो बनेगा, उसमें और पार्टियां जो आएंगे उसमें हम इसको पढ़ा देंगे आपको। प्रमुख क्रांतिकारी में भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल और ये लोग थे। इनकी शाखाएं बहुत तेजी से फैली है। देखिए पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मद्रास, ये सभी जगह था। आप देखेंगे ध्यान से तो केवल साउथ में एक मद्रास आपको दिख रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब क्षेत्रों में नहीं था। तो इन सब क्षेत्रों में आप दक्षिणपंथी, वामपंथी के बाद दक्षिणपंथी पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा जो पार्टियां वहां बनी थी। तो इसलिए आप इधर तक ही रहें, भारत के मैप में आप एक मेमोराइज कर लीजिए, यहाँ तक ये शाखाएं इनकी फैली थी। प्रमुख आदर्श इनके क्या थे, ये बहुत ज़बरदस्त बात है इनकी बातों को अगर समझना है तो ये प्रमुख आदर्श आप समझ लें, आपको पूरी तरह से HRA क्लियर हो जाएगा। HRA से प्रश्न जरूर आएगा, ये आप जान लीजिए। HRA को और इससे आगे जो इसका एक रूप परिवर्तन हुआ है, अगले वीडियो में बताएंगे हम। सोशल उसमें जोड़ दिया जाएगा, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाएगा भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। प्रमुख आदर्श में 3 इनके प्रमुख आदर्श थे। पहला था गांधी जी के अहिंसावादी नीति के जो अहिंसावादी नीति के प्रति निरंतरता आ रही थी, लोगों में जागृति कम हो रही थी, उसको बढ़ाना, कि उसके अलावा भी हट के किसी और प्रकार से भी देश की आज़ादी के लिए कार्य किया जा सकता है। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, मतलब कोई नीति बनाना और कोई आंदोलन करना इनका नहीं था। उसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा को, जो अंग्रेज समाजवाद यहाँ चला रहे थे, साम्राज्यवाद चला रहे थे, अपना एक पूरा किंगडम फैला के बैठे थे, उसके हटाकर समाजवादी विचारधारा को यहाँ पर लाना। भगत सिंह के समाजवादी विचारधारा, चंद्रशेखर आज़ाद के समाजवादी विचारधारा ये अलग है, और गांधी और भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के विचारधाराओं में फ़र्क है। जो इनके विचारधारा थे वो स्पष्ट थे, इसमें कहने में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जो इतिहास के एक थोड़ा मोड़ा भी एक अच्छा रीडर होगा, जो अच्छा एक श्रोता होगा या सुनता होगा या देखा होगा, उसे सत्य बोलने पे कोई कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनके जो क्रांतिकारी, ये जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी कहा जाता था, और ब्रिटिश सरकार इन्हें देशद्रोह कहती थी, आतंकवाद जिसे आतंकवादी कहा जाता है वो कहती थी। लेकिन इनके जो समाजवादी विचारधारा थे वो एकदम अलग थे, और वो जो चाहते थे वो अगर आज के वर्तमान समय में होता तो हमारे भारत में जो जिस प्रकार की स्थिति है वैसी नहीं होती। भगत सिंह के समाजवादी विचारधारा में स्पष्ट था कि जब भी ऐसा संविधान या जब भी ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिसमें भारत के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार, आज़ादी और जितने भी प्रकार के उनको समानताएं हैं वो मिलेंगी, तो उन समानताओं में सबसे पहले हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए कि धर्म, जाति, इस पर विशेष बल होना चाहिए कि धर्म, जाति के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार का, जैसा अंग्रेज बंटवारा किए हैं, कोई न कर पाए। दूसरा, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान इनके समाजवादी विचारधारा में था, जो कि आज भारतीय संविधान रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप कर लें और अपनी परीक्षा में निरंतर लगे रहें, इसी शुभकामना के साथ कि आप सब सफल हों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।